अदिति आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे लगने लगा था कि आज ही का तो दिन है जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। आज ही का तो दिन था जिसके लिए उसने घर वालों से बहस की थी, दोस्तों से बैर लिया था। आज ही का दिन तो था जिसके लिए वो घर छोड़ आई थी। आज नमन के साथ उसकी शादी थी। एक ऐसी शादी जिसमें वो खुश तो थी, लेकिन अपने परिवार की कमी उसे खल रही थी। कुछ दोस्तों ने मिलकर उसका कन्यादान किया और अदिति ब्याही गई। बाकी लड़कियों की तरह अदिति का भी सपना था कि वह जिंदगी में किसी ऐसे साथी के साथ रहे जिससे वह हमेशा प्यार करे, जो उसकी केयर करे और उसके साथ हमेशा रहे। अदिति ने नमन के साथ ऐसे ही प्यार के सपने देखे थे। शादी शादी के बाद ससुराल जाना था। शादी में नमन की तरफ से भी सिर्फ उसके करीबी आए थे। शादी से पहले अदिति को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अदिति ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां सिर्फ नमन के लिए ही रख ली थी। ससुराल वाला घर बहुत पुराना था और यहाँ नमन के परिवार के कई सदस्य रहते थे। बुआ जी भी फूफा जी के जाने के बाद यहीं थी। उनके बेटे भी यहीं थे, बेटे की पत्नी भी यहीं थी, सास ससुर ननद देवर और एक छोटा बच्चा। अदिति का स्वागत करने सभी खड़े थे वहां। पर घर में शादी का माहौल होने के बाद भी कोई साज सजावट नहीं थी। कुछ वीरान सा लग रहा था अदिति का ससुराल। अदिति ने सोचा कि सजावट तो उसके घर में भी नहीं हुई है, तो फिर क्यों ही वह इतनी परेशान हो रही है। अदिति ने शांति से ससुराल में कदम रखा। उसे पता था कि अब यही उसका घर है। नमन के घर आने के लिए अदिति ने अपने घर को छोड़ा था, पर यह घर उसकी कल्पना से परे था। पुराना वीरान विशाल घर। अंदर आते ही बीच में एक आंगन था जिसमें सूखा हुआ तुलसी का पौधा भी था। भला तुलसी के पौधे को कौन सुखाता है, अदिति ने सोचा। चौकोर आकार के आंगन के अगल बगल कई कमरे बने थे और उसमें से एक थी रसोई। उसमें से इतना धुआं निकल रहा था मानो अभी किसी ने चूल्हा बुझाया हो। चूल्हा? आज के जमाने में चूल्हा कौन जलाता है? और नई बहू के आते ही उसमें पानी कौन डालता है? अदिति अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। घर में अंदर आते ही अदिति को बेचैनी हो रही थी। कुछ एक आध रस्में हुई और अदिति को कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत सादा सा था। सुहाग की सेज पर सिर्फ एक गुलाब का फूल रखा हुआ था। अदिति को लग रहा था जैसे उसका स्वागत कोई नहीं करना चाहता। अदिति ने अपने मन को यहाँ भी मनाने की कोशिश की। नमन तो साथ है। इतने में अदिति की सास लक्ष्मी ने उससे आकर कहा, चलो कुछ खा लो, भूख लगी होगी। अदिति ने तो पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था। चुपचाप चल दी। खाना भी सादा और कोई पकवान नहीं। अदिति ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा, उसके मुंह में बाल आ गया। अदिति ने तुरंत निवाला बाहर निकाल दिया और अजीब तरह से ससुराल वालों को देखा। वह निकाल दिया, दूसरा कौर खा लो, गलती हो गई होगी, अदिति से उसकी बुआ सास ने कहा। अदिति जो खाने में बाल से सख्त चिढ़ती थी, उसने किसी तरह से बाकी खाना खत्म किया और कमरे में जाकर रोने लगी। रात हो चली थी, अब तक नमन का कुछ पता नहीं था। तभी नमन आया और अदिति से कहा कि वह बहुत थक गया है और सोना चाहता है। अदिति को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जैसे तैसे अगला दिन आया। अदिति उठते ही थका हुआ महसूस कर रही थी। उसे नीचे जाकर पूजा करनी थी, लेकिन पूजा कर इतना वीरान, जैसे वहां कुछ होता ही ना हो। तुलसी के सूखे पेड़ में उसने जल दे दिया। इतनी देर में वह बच्चा आकर अदिति के पास खड़ा हो गया। अदिति को अभी तक पता नहीं था कि अब किसका बच्चा है। उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर तो यह खड़ा था, लेकिन उसके बाद से यह कहीं दिखा ही नहीं था। हाफ पैंट पहने, चेक वाला शर्ट, काले जूते, जमे हुए बाल, देखने में एकदम भोला भाला। अदिति ने तुलसी की पूजा खत्म की और वह भाग गया। जाने कहाँ चला गया। फिर अदिति की बुआ सास वहां आई और उसे डांटने लगी। तुमसे किसने कहा इस पौधे को जल देने के लिए? तुम नई बहू हो तो नई रहो। भला नए रीति रिवाज क्यों बना रही हो? उन्होंने कहा। पर बुआ जी, तुलसी को जल देना तो नया नहीं है, और क्या पता यह पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, अदिति ने कहा। लेकिन बुआ ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये पौधा हरा नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही रहने दो। बुआ इतना कहकर वहां से चली गई। अदिति को बहुत अजीब लगा और वह फिर कुछ बोले बिना चली गई। थोड़ी देर में सबको पता चल गया कि अदिति ने तुलसी को पानी दिया है। नमन ने साफ तौर पर उससे मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है। नमन इस बार गुस्से में था और कह रहा था कि अदिति को इतनी आजादी नहीं कि वह ऐसा कुछ भी करे। अदिति की आंखों में आंसू थे और ससुराल वाले बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। सबके पीछे खड़ा हुआ बच्चा फिर अदिति को रोते हुए देखे जा रहा था। अदिति ने उसकी तरफ देखा तो वह भाग गया। तुम एक बात समझ लो, उस तुलसी के पेड़ से दूर रहना। खबरदार जो उसके करीब भी गई, सास ने कहा। अदिति ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और नमन की तरफ देखा। नमन जो शादी से पहले इतने वादे किया करता था, वह एक ही दिन में इतना क्या बदल गया। शाम तक अदिति ने कुछ नहीं खाया तो बुआ जी की बहू उसके लिए खाना लाई। परेशान ना हो आप भाभी, ठीक है आपसे गलती हुई, आगे से ऐसा ना करना, उसने कहा। स्वाति नाम था उसका और वह अकेली थी जिसने इतने समय में अदिति से प्यार से बात की थी। अदिति रो पड़ी,
लेकिन किसी तरह स्वाति ने उसे खाना खिलाने पर जोर दिया। इस बार पहला निवाला लेते ही अदिति के मुंह में कंकड़ आ गया। शायद हमें खाना बनाने वाली अम्मा को निकालना पड़ेगा। रोजाना ऐसा हो रहा है, स्वाति ने झेपते हुए कहा और अदिति को कहा कि बाकी खाना खा ले। स्वाति कमरे से जा ही रही थी कि अदिति ने उससे पूछा, आपका बेटा कहाँ है? स्वाति मुड़ी और एकदम चौंक गई। बेटा? मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, स्वाति ने कहा। फिर वो बच्चा कौन है जो यहाँ घूमता रहता है? अदिति ने पूछा। कौन बच्चा? भाभी, लग रहा है आप सपना देख रही हैं, स्वाति ने बहुत अजीब सी स्माइल के साथ कहा। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मैंने उस लड़के को कई बार देखा है, अदिति ने जाती हुई स्वाति से कहा। स्वाति ने अब थोड़ी गंभीर टोन में कहा, हो सकता है आपने काम वाली के बेटे को देखा हो, हमारे घर में नमन भैया के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। इतना कहकर स्वाति वहां से चली गई। अदिति थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। नमन के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, ये क्या बात थी कहने वाली। नमन फिर अदिति के पास आया। अदिति ने नमन की ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। नमन ने अदिति की नाराजगी समझ ली थी। नमन अदिति के पास आया और प्यार से बोला, अदिति देखो, ऐसा होता है शादी के बाद। मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ तुम्हें, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम था बाहर भी। अच्छा तुम इतना बुरा मत मानो, चलो हम चलेंगे कहीं, शाम को तैयार रहना। नमन के जाते ही अदिति थोड़ी सी खुश हो गई। यकीनन इसी पति के लिए तो घर छोड़कर आई थी वह। अदिति को घर की याद सता रही थी, उसका पगफेरा नहीं हुआ था। अदिति की खुशियां अब इसी घर से जुड़ी हुई थी, पर अदिति ने मन को मनाया और उठकर बालकनी में चली गई। फिर बालकनी के पास से दूर जाती हुई नमन की गाड़ी को निहारने लगी। अचानक उसने देखा, एक बार फिर से वह बच्चा सड़क के पास दिखा। कामवाली का बच्चा सोच अदिति ने नजरअंदाज कर दिया। अदिति नीचे आई को सास लक्ष्मी और बुआ दोनों ही एक दूसरे से कुछ गुपचुप बातें कर रहे थे, लेकिन अदिति के आते ही चुप हो गए। सास के हाथ में काला धागा था जिसे वह सिंदूर से रंग रही थी। उसे देख अदिति को थोड़ा अजीब लगा। ये धागा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बुरी ताकतों से रक्षा करेगा। इसे पैर में बांध लो, किसी की नजर भी नहीं लगेगी, लक्ष्मी ने कहा। अदिति ने चुपचाप वैसा ही किया जो सास ने कहा था। अदिति ने धागा बांध तो लिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने पूछा, पूजा घर कहाँ है? तो जवाब मिला, अब तो पूजा घर हमने बंद कर दिया। ये अजीब था, पूजा घर कौन बंद करता है? अदिति ने सोचा और आगे चली गई। उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। यही होगा शायद पूजा घर। ऐसा ताला लगाया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो। वो उस कमरे की ओर बढ़ी तो उसका पैर स्लिप हो गया। जोर से चिल्लाई तो लक्ष्मी, बुआ, स्वाति आ गए। ससुर जी भी अपने कमरे से पूछ पड़े, क्या हुआ? घर में स्वागत के बाद यह पहली बार अदिति ने उनकी आवाज सुनी थी। तीनों महिलाओं ने अदिति को किसी तरह से ऊपर अपने कमरे तक पहुंचाया। क्या ठीक से चलना भी नहीं आता? ऐसे कैसे गिर गई? बुआ ने तीखे स्वर में अदिति से कहा और अदिति बस उन्हें देखती रह गई। अदिति चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। ये कहाँ आ गई थी अदिति? उसने तो ऐसा नहीं सोचा था। रात में वह नमन से सारी बातें कहेगी। उदास अदिति की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम हो चली थी, अदिति ने कुछ खास खाया भी नहीं था, पैर सूजने लगा था, शायद मोच गहरी थी। अदिति उठी, रसोई घर में गई और फिर अपने लिए खाना लगा लिया। इस बार खाने से पहले ही मन खट्टा हो गया कि कहीं कुछ निकल ना आए, पर ऐसा कुछ नहीं निकला। अदिति ने खाना खत्म किया कि स्वाति ने आकर बोला, मुझे बोल देती आप क्यों आ गई यहाँ? आपकी पहली रसोई नहीं हुई है, इतनी भूख लगी थी तो बोल देती। स्वाति के तीखे स्वर भी अदिति को बुरे लगे। वो उठकर खड़ी हुई तो देखा कि पैर इतना सूज गया कि धागा अड़ने लगा है। बिना सास को बताए उसने धागा निकाल दिया। धागा एक ही दिन अदिति के पैर में था और उसे बीमार महसूस होने लगा था। उसके धागा निकालते ही अदिति की को खिड़की से झांकता हुआ वह लड़का फिर दिखा। इस बार वह अदिति को अपने पास बुला रहा था। वह तुलसी के सूखे पौधे की ओर इशारा कर रहा था, फिर उसी बंद कमरे की ओर जिसमें ताला लगा था, जहां जाते वक्त अदिति फिसली थी। अदिति ने नीचे देखने के बाद फिर मुड़कर देखा तो वह लड़का नहीं था। इस बार अदिति ने सोच लिया था कि काम वाली के दिखते ही वह उससे शिकायत करेगी कि उसका बेटा कितना परेशान करता है। पर वह क्यूट भी है और वही है जो बार बार आकर अदिति को देख जाता है। अदिति के पैर में चोट थी, इसलिए बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में ऊपर गई और फिर परेशान होने लगी। फिर यह सोचकर खुश हो गई कि नमन आकर उसे बाहर ले जाएगा। चोट के बाद भी उसने तैयार होकर नमन का इंतजार करना शुरू कर दिया। गुलाबी साड़ी पहन अदिति चांद सी सज गई और फिर इंतजार करती रह गई। 6, 7, 8 और फिर 9 बज गए। न नमन आया, न ही उसका फोन। अदिति ने घड़ी की तरफ देखा, फिर ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। इस बार बुआ थी। वह अदिति के लिए खाना लेकर आई थी। अदिति से उन्होंने कहा कि वह परेशान न हो और कुछ खा ले। अदिति ने चुपचाप खाना ले लिया, लेकिन खाया नहीं। वह निवाला तोड़ ही रही थी कि वह लड़का फिर दिखा। इस बार वह अदिति के थोड़े करीब आ गया था। उसने उस निवाले को ना खाने के लिए कहा। अदिति ने ऐसा ही किया और उसे खोलकर देखा तो रोटी के बीच में एक कांटा था।
अदिति फौरन उठ खड़ी हुई और खाने की थाली लेकर नीचे पहुंची। ये क्या है? किस पेड़ का कांटा है जो मेरी रोटी में है? अदिति ने आंगन में मौजूद लक्ष्मी, बुआ, स्वाति और ससुर जी से पूछा। अरे वो काम वाली, लक्ष्मी कुछ बोलती उससे पहले ही अदिति ने थाली फेंकी और किचन में चली गई। उसने देखा कि उसका खाना अलग था और जो बाकी लोगों के लिए रखा था वह अलग। क्या आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? इसलिए रोजाना मेरे खाने में न जाने क्या क्या निकलता है। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी ऐसे तो। क्या है यह? मुझे क्या समझ रखा है कि टॉर्चर करेंगे और मैं चुप रहूंगी? इतने दिनों का गुस्सा अदिति ने बाहर निकाल दिया। वह रसोई में गई, अपने लिए खुद पराठे बना लिए, खुद सारे ससुराल वालों के सामने बैठकर खाए। उनमें कुछ भी नहीं निकला। सारे लोग अदिति का चेहरा ताक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अदिति की यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। लेकिन पोल खुलने के डर से अदिति को सभी ने वो करने दिया जो वह करना चाहती थी। इसके बाद वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। सास के ऊपर आने की आवाज सुनकर अदिति अपने पैर चादर के अंदर करके लेट गई और वह धागा छुपा दिया। सास ने कहा, देखो, अब हम और ध्यान से खाना बनाएंगे। वो हमें लग रहा था कि तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाएं, इसलिए अलग बन रहा था। बाकी काम वाली रोज वह आटा इस्तेमाल कर रही थी जिसे हमने इस्तेमाल ना करने को कहा था। ये गलती से हुआ है। हम तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, लक्ष्मी ने कहा और अदिति ने फिर चिंता छोड़ दी। जाते जाते सास कह गई कि उन्होंने वह धागा अदिति की रक्षा के लिए पहनाया है, उसे निकाले ना। पर यह धागे पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वह बच्चा कौन है जिसने अदिति को कांटा खाने से बचा लिया? आखिर उस बंद कमरे में क्या है? वह तुलसी की पूजा अभी भी क्यों नहीं कर सकती? ये सब जानने के लिए पढ़ें हॉन्टेड ससुराल पार्ट 2। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे अगले पार्ट का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।